नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। आज हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके होने वाले परीक्षा के लिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। अगर इस वीडियो पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और अब इस वीडियो में जितना भी लिया गया क्वेश्चन वह बिहार पुलिस परीक्षा 2022 में हुआ है, उसी से संबंधित है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या पहला प्रश्न है? हमारा पहला प्रश्न है, बेकिंग सोडा है सोडियम डैश, यानी सोडियम क्या है? हाइपोक्लोराइड है कि कार्बोनेट है कि हाइड्रोक्साइड है कि बाइकार्बोनेट है? तो बेकिंग जो सोडा है इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है बेकिंग सोडा को। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2 सोडियम कार्बोनेट का। जिप्सम को देखेंगे तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2। तो इन सभी फार्मूलों को भी याद रखना है। अगर NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH। तो आप इन फार्मूलों को याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का हो जाएगा फार्मूला NaHCO3। आपका जिप्सम की बात करें तो CaSO4 × 2H2। बाकी सारे फार्मूले आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है 73%, 65%, 85%, 78%। तो इसके ऑप्शन के अनुसार आपका ए हो जाएगा 73%। भारत की साक्षरता दर लगभग 73% है इस डाटा के अनुसार। अगर बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो भारत का अगर घनत्व देखा जाए तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि सबसे ज़्यादा घनत्व जो है किसी राज्य की है तो बिहार है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान है, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो गोवा है सबसे कम क्षेत्रफल। दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। चलिए देखते हैं मेघालय। तो मेघालय की जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य की बात करें तो हो जाएगा मेघालय। और 2011 के जनगणना के अनुसार कौन ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घटा? तो उसका आपका हो जाएगा आंसर नागालैंड। जो नागालैंड है एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि आधुनिक जो लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और शुद्ध लोकतंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। हम लोग का जो लोकतंत्र मतलब आधुनिक जो लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के द्वारा जाना जाता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। अगर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जबकि विश्व में पहला बार अगर लोकतंत्र का प्रमाण मिलता है तो बिहार के वैशाली से संबंधित है। और पहला अगर आधुनिक विश्व में पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ है तो किसी देश का नाम आएगा तो आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर कि अमेरिका की खोज किसने की? पहला ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, दूसरा ऑप्शन बी है कोलंबस, तीसरा ऑप्शन है कप्तान कुक, चौथा ऑप्शन है मार्को पोलो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें हवाई द्वीप की तो हवाई द्वीप जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, इसकी खोज कैप्टन कुक के द्वारा किया गया। जबकि उत्तरी जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया। उस पर जाने वाला मतलब पहले व्यक्ति थे।
और केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज बार्टोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। कैप्टन कुक और एबल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा है, 5वां नंबर सवाल है हमारा, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? पहला ऑप्शन है आपका ए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ऑप्शन बी है थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन। ऑप्शन सी है आपका वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। ऑप्शन डी है कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो आपका हिंद चीन जो देश पड़ता है उसमें से लाओस, कंबोडिया और वियतनाम थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हिंद चीन था 1950 के पहले, इसमें वियतनाम थे, कंबोडिया थे और लाओस थे। और यह फ्रांसीसी उपनिवेश था, यानी फ्रांसीसियों का यहाँ शासन हुआ करता था। लाओस को देखेंगे तो लाओस जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। अंकोट वाट का मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था जो कंबोडिया में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 6 नंबर, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीकी है। पहला ऑप्शन है NRI, दूसरा ऑप्शन है MRI, तीसरा ऑप्शन है CRI, चौथा ऑप्शन है FRI। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MRI। MRI जो है वो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। अगर MRI की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि राजनीतिक दल आवश्यक है राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में और अधिनायक तंत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और भारत में अभी टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी बगीचा। तो हम देखेंगे कि वन भी प्राकृतिक पारितंत्र में आता है, नदी भी आता है प्राकृतिक पारितंत्र में, रेगिस्तान भी आपका प्राकृतिक पारितंत्र में आता है, लेकिन बगीचा जो है वो प्राकृतिक पारितंत्र में नहीं आता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा पारितंत्र तो समुद्र है और सबसे यह अस्थायी पारितंत्र भी है, महासागरों को बोला जाता है। महासागर को सबसे अस्थायी पारितंत्र। वन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भारत में वन मध्य प्रदेश में, प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ज़्यादा वो है मिजोरम में। भारत की सबसे नदी तो गंगा नदी ही है। और भारत रेगिस्तान की बात करें जो थार मरुस्थल है वो आपका राजस्थान में है, जबकि शीत मरुस्थल जो है वो लद्दाख में है। और चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है कि एल्युमिनियम का बना होता है कि टंगस्टन का बना होता है कि तांबे का बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका जवाब हो जाएगा। टंगस्टन का संकेत होता है W होता है और इसका परमाणु संख्या 74 होता है। टंगस्टन का लैटिन नाम जो होता है वुल्फियम होता है। वुल्फियम होता है टंगस्टन का आपका लैटिन नाम। अगर देगाना खान की बात करें तो यह राजस्थान में है, टंगस्टन उत्पादन के लिए फेमस है देगाना की खान। तांबे का शत्रु जो बोला जाता है वो सल्फर को बोला जाता है, यानी गंधक को बोला जाता है। और विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वह आपका नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तारापुर केंद्र, तारापुर केंद्र है तापीय शक्ति का है कि पवन शक्ति का है कि आणविक शक्ति का है कि सौर शक्ति का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आणविक शक्ति का। जो तारापुर केंद्र है वो आणविक शक्ति का केंद्र है। बात करें अगर तारापुर की तो तारापुर यह महाराष्ट्र में है और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र यहीं स्थापित हुआ था तारापुर में। काकरापारा की बात करें तो यह गुजरात में है। कैगा की बात करें तो कैगा आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और कुडनकुलम और कल्पक्कम ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कुडनकुलम और कल्पक्कम। और नरौरा जो है वो यूपी में है और रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है। चलिए ये सभी महत्वपूर्ण है। तारापुर कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? पहला ऑप्शन है जनरल MM नरवणे, ऑप्शन बी है जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी है एडमिरल करमबीर सिंह,
ऑप्शन डी है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल बिपिन रावत। तो भारतीय सशस्त्र बलों के पहले सीडीएस की बात करें तो जनरल बिपिन रावत थे। सीडीएस जो है ये पद 2019 में सृजित हुआ और इसके पहले जो बनाया गया सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो जनरल बिपिन रावत थे। सीडीएस का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का होता है। अनिल चौहान वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, ये आपका आरबीसी में कि डब्ल्यूबीसी में कि मोनोसाइट में कि प्लेटलेट्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीसी में। जो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है वो आरबीसी में पाया जाता है। इरिथ्रोसाइट अगर कहा जाए किसे कहा जाता है तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट जो है वो प्लेटलेट्स को कहा जाता है। डेंगू जो होता है उसमें प्लेटलेट्स की दर घटने लगती है। और प्लाज्मा का जो 55 से 60% होता है वो प्लाज्मा जो रक्त का होता है टोटल 55 से 60% होता है और प्लाज्मा का 90% हिस्सा जल होता है। सेरम की बात करेंगे तो सेरम जब आपका प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम फाइब्रिनोजिन है, वो निकाल दिया जाता है तो शेष जो बचता है उसे सेरम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है कीट, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कीट, जल और वायु इन सभी के द्वारा पराग कणों का पुष्प के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण होता है। अगर देखेंगे वायु द्वारा अगर पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में रूपांतरण हो तो उसे एनेमोफिली बोला जाता है। अगर यह जल के द्वारा हो तो उसे हाइड्रोफिली बोला जाता है। यदि कीट के द्वारा हो तो उसे एंटोमोफिली बोला जाता है। और अगर चमगादड़ के द्वारा हो तो चिरप्लेटोरोफिली कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर कि एक विद्युत जनित्र बदलता है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो एक विद्युत जनरेटर होता है, जनित्र होता है, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर जो होता है, लाउड स्पीकर वह आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। और माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया होता है, हम लोग जानते हैं पहले से। चलिए 15 नंबर सवाल जो देखते हैं, डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है विद्युत ऋणात्मक श्रेणी के लिए, परमाणु आयतन आलेख के लिए, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए कि रेडियोधर्मी श्रेणी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। जो मेंडलीफ जी हैं उन्हें आवर्त सारणी के लिए जाना जाता है। जो मेंडलीफ जो थे वो रशिया के थे और वो जो अपना आवर्त सारणी दिए थे वो परमाणु भार पर आधारित था, परमाणु भार पर आधारित था। और उनके समय कुल तत्वों की संख्या 63 थी। अगर आपका बात करें आवर्त सारणी की तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया था। मोसले थे ब्रिटेन के, 1913 में दिए थे। और अभी वाला वर्तमान वाला पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या के आधार पर है, जबकि मेंडलीफ के द्वारा दिया गया परमाणु मतलब आवर्त सारणी परमाणु भार पर था। त्रिक नियम को देखेंगे तो त्रिक नियम डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था, जबकि अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। न्यूलैंड्स जो थे उन्हीं के द्वारा दिया गया था। उनके समय 56 तत्व थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फी फ्रिस, ऑप्शन बी के सी मेहता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बी साहनी, ऑप्शन डी हो जाएगा जी जे मॉडल। आपका यहाँ हो जाएगा मेंडल होगा, गलती से मॉडल हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेंडल। अनुवांशिकी के जनक जो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने अपना परीक्षण जो किया था मटर के पौधों पर किया था। अगर अनुवांशिकता शब्द का पहला बार प्रयोग करे बात किसने दिया था तो वो विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया था। अगर जीन की बात करें तो जीन जो है यह जोहान्सबर्ग के द्वारा जीन शब्द दिया गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 में,
1845 में, 1914 में और 1714 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1914 में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच चला। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था आपका ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड्स का जो सेरेजेओ जो जगह है वहीं उनका हत्या हो गया था। इसी के कारण ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया, प्रथम वर्ल्ड वार शुरू हुआ। चलिए, ये प्रथम अगर विश्व युद्ध की बात करें तो वर्साई की संधि के तहत समाप्त हुआ। देख लेते हैं, आपका अगला सवाल है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है खाद्य उपलब्धता से, खाद्य की पहुंच से, खाद्य की सामर्थ्य से, तो ये सभी। तो जो खाद्य सुरक्षा का हमारा आशय है खाद्य उपलब्धता से, खाद्य की पहुंच और खाद्य सामर्थ्यता, ये सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अगर FAO की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। जो FAO का मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो इटली की राजधानी रोम है। रोम जो है आपका टाइबर नदी के किनारे बसा है, टाइबर नदी के किनारे बसा है। 16 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? द्वितीय भारतीय मूल की, पहला ऑप्शन है सुनीता विलियमसन, दूसरा है निक्की मुकाई, तीसरा ऑप्शन है शिरीषा बंदला, चौथा ऑप्शन है गिरीशा टुंडला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिरीषा बंदला। शिरीषा बंदला भारतीय मूल की द्वितीय भारतीय मूल की महिला है जो अंतरिक्ष में गई है। कल्पना चावला की बात करें तो भारतीय मूल की प्रथम महिला यह कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, और यह इनका संबंध हरियाणा राज्य से था। वेलेंतिना तेरेस्कुआ की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतिना तेरेस्कुआ थी और ये रूस की थी। राकेश शर्मा की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष थे, और मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यह भी रूस के थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 20वां नंबर कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन सी 1993। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो आपका गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की बात करें तो इसका स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 का स्थापना हुआ था। NGT की स्थापना की बात करें तो एक स्थापना 2010 में हुआ था। 10 दिसंबर को आपका विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका UNO की महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की थी। अगर केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो एक स्थापना 2005 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला परमाणु संयंत्र, विद्युत संयंत्र नहीं, परमाणु संयंत्र। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला है सूरत गुजरात, दूसरा है तारापुर महाराष्ट्र, तीसरा है ट्राम्बे महाराष्ट्र, चौथा है सोलापुर महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर जो महाराष्ट्र है वहाँ भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ है। हम लोग ऊपर वाला में प्रश्नों में देख लिए परमाणु संयंत्र, जैसे कैगा कर्नाटक में है, आपका रावतभाटा महाराष्ट्र, रावतभाटा जो है आपका राजस्थान में है, नरौरा यूपी में है, और कुडनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बैलाडीला जो श्रेणी किस जिले में स्थित है? पहला है आपका बस्तर, दूसरा ऑप्शन बैतूल, तीसरा ऑप्शन है खरगोन, चौथा ऑप्शन है सिंहभूमि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर। तो बैडीला की खान जो है वो बस्तर में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सरहुल पर्व का मुख्यतः कौन मनाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका कोल, दूसरा ऑप्शन है मुंडा, तीसरा ऑप्शन है बीड़ा मीना, और चौथा ऑप्शन है उराव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा। तो सरहुल पर्व जो है आपका मुख्यतः झारखंड में मनाया जाता है और मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ओणम की बात करें तो ओणम जो त्यौहार है वह केरल में मनाया जाता है। पोंगल की बात करें तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू जो होता है वो पोंगल के ही अवसर पर होता है। बैलों मतलब बैल के सींग में बांधा जाता है और उसको पकड़ना होता है, जल्लीकट्टू। ओणम के
ओणम के त्यौहार पर ही होता है। अम्बुबाची की मेला की बात करें तो अम्बुबाची मेला जो लगता है वो असम में लगता है। हॉर्नबिल उत्सव की बात करें तो यह नागालैंड में लगता है आपका हॉर्नबिल उत्सव। और नवरोज की बात करें तो यह पारसी धर्म का नया पर्व होता है नवरोज। चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है अमन फसल संबंधित है मक्का से, ज्वार से, अरहर से कि धान से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धान से। जो अमन फसल जो होता है वो धान से संबंधित है। बोरा की फसल की बात करें, बोरा भी एक धान का ही मतलब चावल का ही किस्म होता है बोरा। धान की बात करें तो भारत में सबसे बोया जाने वाला अगर खाद्यान्न फसलों की बात करें तो धान है। धान एक खरीफ फसल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25वां नंबर, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं बैंकों के द्वारा लिए जाते हैं कि सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं कि सरकार के द्वारा लिए जाते हैं कि सरकारी समिति के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर कि पृथ्वी के कुल सतह पर लगभग जो पानी से ढका हुआ है, पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा ऑप्शन है 60%, तीसरा ऑप्शन है 85%, चौथा ऑप्शन है 50%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 75%। तो पृथ्वी के कुल सतह का लगभग पानी से ढका हुआ भाग 71% है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार 75% हो जाएगा। बात करें अगर 78% की, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर गैस की बात करें तो नाइट्रोजन है जो 78% है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 46% होती है। और हमारे शरीर में जो जल की मात्रा लगभग 65% के आसपास होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है यंत्र व मशीनें, दूसरा ऑप्शन है भवन, तीसरा ऑप्शन है कच्चा माल, चौथा ऑप्शन है शिक्षा व प्रशिक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन पूछ रहा है कौन भौतिक पूंजी नहीं है। तो यंत्र और मशीनें भौतिक पूंजी है, भवन भी भौतिक पूंजी है और कच्चा माल भी भौतिक पूंजी है। लेकिन ये शिक्षा और प्रशिक्षण है ना, ये आपका भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। किनका हृदय इनमें से द्विकक्षीय होता है जो असमतापी हैं। पहला ऑप्शन है शार्क, दूसरा ऑप्शन है सेलामेंडोर और तीसरा ऑप्शन है टर्टल, चौथा ऑप्शन है आपका टूड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शार्क। जो शार्क जो है उसका हृदय द्विकक्षीय होता है। मेढक की बात करें तो मेढक का हृदय त्रिकक्षीय होता है। मछली का जो हृदय होता है उसमें द्विकोष्ठक होते हैं, जबकि छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ यानी सरीसृप होते हैं उनमें हृदय के कोष्ठक जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। आपका बात करें अगर मगरमच्छ की तो मगरमच्छ के हृदय 4 कोष्ठक होते हैं। पक्षी वर्ग के जो हृदय होते हैं वो भी 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य का भी हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठक होता है, दयालीन, दयानीले, बयालीन, बयानीले। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तु पर और एक ही दिशा में, अलग अलग वस्तु पर और विपरीत दिशा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो क्रिया बल जो होता है और प्रतिक्रिया बल होता है वो अलग अलग वस्तु पर लगता है और किधर लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा लास्ट प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। पहला है कृषि, दूसरा है सेवा क्षेत्र, तीसरा है उद्योग, चौथा है निर्यात क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र। तो ये जो मौसमी बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि शिक्षित बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। चलिए यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो तक अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।